तो आज आम बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के लिए वित्त मंत्री की तारीफ भी की। आज इसी को लेकर कि बजट में क्या कुछ आम जनता को मिला और खास तौर पर अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के हिस्से में इस बजट को लेकर क्या कुछ आया। हमारे साथ एक मेहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतिष्ठा गुप्ता जुड़ गई हैं। प्रतिष्ठा जी, सबसे पहले तो आज जो बजट पेश किया गया उस पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साफ तौर पर यह बात जो है इस पे क्लियर है। कितनी उम्मीदें थी और बतौर सीए आप क्या कहेंगी ये बदलाव नहीं होने पर? सर बिल्कुल उम्मीदें बहुत थी कि शायद हो सकता है कि स्लैब चेंज, अगर स्लैब चेंज भी ना हो तो ये अपेक्षा थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट 50,000 है उसे बढ़ा दिया जाता या एटीसी की लिमिट बढ़ा दी जाती। उसके साथ साथ ये भी उम्मीद थी क्योंकि पिछले 2 साल से जो हमारा कोविड ईयर गया है उसमें कोविड रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हुए हैं, बहुत बर्डन हो गया था। तो हमें लगा था कि शायद हो सकता है कि इस साल हमें उन एक्सपेंसेस को लेके भी शायद डिडक्शन अलाउ हो जाता जो हमारे टैक्स लायबिलिटी को कम करता। लेकिन इस किसी भी तरीके की जो भी आशाएं थी वो किसी भी तरह से पूरी नहीं हुई। किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव टैक्स स्लैब में नहीं आया है। पूरा स्लैब रेट से ही रखा गया है। मुझे लगता है कि वो शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि पिछले साल ऑलरेडी हम एक नए टैक्स रिजीम का ऑप्शन सरकार ने ऑलरेडी दे ही दिया था, तो इसलिए उनने हो सकता है कि इस साल कोई चेंज नहीं किया। जी प्रतिष्ठा जी, इसके अलावा अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया गया है। यह फायदा मिलेगा कैसे? सर ये फायदा इस प्रकार से मिलेगा कि जब हम हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को जो टैक्स डिडक्शन मिलता था एनपीएस के अंदर वो मिलता था पूरा 14% के हिसाब से। उनकी सैलरी का 14% जो था वो टैक्स बेनिफिट के हिसाब से मिल जाता था। अब यही 14% का जो टैक्स बेनिफिट है ये सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी मिलेगा। तो जहां पहले वो लिमिट टैक्स डिडक्शन 10% था अब वो 14% हो गया। तो उनके लिए ये राहत है कि अब उन्हें टैक्स डिडक्शन का एक लमसम 4% के हिसाब से एक्सेसिव टैक्स डिडक्शन का मौका मिलेगा। आईटीआर में भूल सुधार के लिए 2 साल का समय दिया गया है। अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो उसके क्या मायने हैं, कैसे ये भूल सुधार की जा सकती है? सर आसान भाषा में अगर समझना चाहे तो वो बात यह है कि मैंने मान लीजिए कि इस साल के रिटर्न में कोई इनकम नहीं दिखाई या गलत रिटर्न बता दिया मैंने, और मुझे पता है कि इस रिटर्न मुझे 1 साल बाद मुझे पता चला कि मैंने ये इनकम गलत दिखाई है, मुझे और इनकम यहाँ पे दर्शाना था। तो सरकार ने हमें 2 साल का समय सीमा दी गई है कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल तक हम हमारे रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं। उनमें रिवाइज जो इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन जो गई थी उसे रिवाइज करके करेक्ट डेटा फाइल कर सकते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा जी, अगर 2 साल से पहले, चूंकि 1 साल में आईटीआर दाखिल करते हैं और 1 साल के अंदर आपके जो नॉन टैक्सेबल पैसा जो आपको वापस रिटर्न मिलता है तो वो सुधार करने पर उतना 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा वो जो पैसा आपको मिलता है, या फिर जो है वो जितना सुधार किया जाता है वो उतना पैसा आपको बाद में मिलेगा? नहीं सर, देखिए ये लिमिट दे दी गई है, लिमिट बढ़ा दी गई है कि आपके पास समय सीमा अब 2 साल की हो गई। अभी हमारे पास समय सीमा सिर्फ 1 साल थी, तो 1 साल खत्म होने के बाद अगर मैं अपने रिटर्न में कुछ सुधार करना चाहूं तो वो मैं नहीं कर सकती। तो अब मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए 2 साल का समय सीमा मिल चुकी है। मैं उससे पहले अगर अपनी गलती सुधार लूंगी तो उसके ऊपर मुझे जल्दी सुधारने मिल जाएगा। लेकिन ये जो है एडिशनल टैक्स लायबिलिटी के साथ मुझे दिया गया है कि अगर मैंने अपनी कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी, मेरी इनकम मैंने दिखाई, उसके ऊपर जो मुझे एडिशनल टैक्स पे करना है वो डिस्चार्ज करना पड़ेगा और रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अलग से मेरे ऊपर किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। जी, और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल प्रतिष्ठा जी, वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा, इसे भी जरा समझाइए। जी सर, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हम इतने सालों से देख रहे थे और बात भी करें तो न्यू एरा जो डिजिटल एरा की बात हो रही है उसमें वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, डॉजेकॉइन सभी जगह हमें ये सुनाई देता है।
तब उस चीज को अंडर कंट्रोल में लाने के लिए वर्चुअल डिजिटल करेंसी, जितनी किसी भी तरीके की वर्चुअल डिजिटल करेंसी को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो उसके ऊपर 30% का टैक्स है। जैसे अभी आप शेयर ट्रांसफर करते हैं, उस पर जो फायदा होता है, आपका मुनाफा होता है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, उसके ऊपर आपको फायदा होता है तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप कोई करेंसी, वर्चुअल करेंसी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ट्रांसफर पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसका रेट है 30%। उसके साथ ही टैपिंग करने के लिए, ये पता आइडेंटिफाई करने के लिए टीडीएस का प्रोविजन भी लाया गया, जिसको ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति वर्चुअल डिजिटल करेंसी को, वर्चुअल डिजिटल एसेट को अगर ट्रांसफर करेगा तो उसके ऊपर 1% का टीडीएस का प्रोविजन भी होगा। जी, इसे हम चाहे तो लाइन अप कर सकते हैं। जी जी जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेकर जो है वो आम लोगों में काफी चर्चा भी है, बार बार जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी का नाम आ रहा है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर टैक्स देना होगा, इसको लेकर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो आम लोग हैं, जो छोटा काम धंधा करते हैं, छोटे बिजनेस चलाते हैं, कुटीर उद्योग चलाते हैं, लघु उद्योग चलाते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो ठेली कोमचे लगाते हैं, उन्हें सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी की समझ उनके अंदर जो है वो पैदा करनी होगी। क्रिप्टो करेंसी समझाइए, फिर उसमें टैक्स और घाटे की बात उसके बाद करते हैं। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी से जिस तरीके से हमारे पास, हमारे हाथ में पैसा है, जैसे सिक्के हैं हमारे पास, ये हमारी फिजिकल करेंसी हो गई। अब टेक्नोलॉजी आई है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जनरली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आप ये समझना चाहिए कि एक तरीके की करेंसी है जो हमें दिखती नहीं है, जो हमें दिखेगी नहीं, लेकिन उसकी एक वैल्यू है, उसका अलग से एक मार्केट है जहां पे उसे खरीदा जाता है, उसे बेचा जाता है। उसके जैसे शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं वैसे करेंसीज के प्राइस बढ़ते हैं। तो मान लिया जाए वो भी एक तरीके की हमारी असेट है, हमारा एक संसाधन है। जैसे कि हम जमीन खरीदते हैं, हम वो करेंसी जो दिखती नहीं है वो आपके पास आएगी कैसे? क्या वो आपके जो अकाउंट में, आपके अकाउंट में जो धन जमा होगा उसके बदले में वो आपको करेंसी मिलेगी, आपको उसके बदले में अपना धन देना पड़ेगा, फिर वो इनविजिबल जो दिखती नहीं है वो करेंसी आपके अकाउंट में शो करेगी? जी सर, इसे डायरेक्टली समझ लीजिए, जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर्स में जैसे हम डील करते हैं तो शेयर्स हमें दिखते नहीं है, उसका हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है कि हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर जमा हो जाता है। सर्टिफिकेट मिल गया कि मेरे पास मान लीजिए किसी भी कंपनी के 5000 शेयर हैं और उनकी आज की तारीख में जो वैल्यू है वो 1.5 लाख रुपए है या 50 लाख रुपए है। उसी तरीके से अभी जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी पे अभी किसी भी तरीके से कोई लॉ नहीं आया है हमारे यहाँ, वो लॉ भी इन प्रोग्रेस ही है कि हो सकता है वो लॉ पास हो जाए। और अभी के हम अगर इसमें देखें इस साल बजट में तो ये आया गया है कि इंट्रोड्यूस किया गया है कि हम अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे जो कहलाएगा डिजिटल रुपी। दैट इज, ये जो क्रिप्टो करेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क कर रहा है, हमारा जो रुपया है, जो अभी हमारे हाथ में रुपया होता है, उसकी जगह एक डिजिटल रुपया आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये आपके अकाउंट में शो होगा कि आपके पास इतने सिक्के हैं, दिखेंगे आपके अकाउंट में सिक्के दिखेंगे कि आपके पास 50 सिक्के हैं जिनकी वैल्यू 50 लाख रुपए है। तो ये इस तरीके से काम करती है वर्चुअल लेवल पे, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल रहती है। तो प्रतिष्ठा जी, इस पर्टिकुलर करेंसी को एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए जो है वो फायदेमंद या मुफीद माना जाए, या इसका इस्तेमाल जो है वो धरातल पर हर कोई कर सकेगा? सर, धरातल पर हर कोई कर सकेगा तो ये अभी तो मुमकिन नहीं है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी हमारे पास कोई लॉ नहीं है, वो अभी भी लीगल टेंडर नहीं माना जाता, किसी तरीके का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आरबीआई का अभी पहले से ही निर्देशित था कि वो किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करते, तो वो आउट ऑफ लॉ अभी जो भी चीज हो रही है उसमें है। अभी हमारे पास बिल भी अमेंड भी, उसका जो लॉ है वो भी पास नहीं हुआ है। लेकिन आरबीआई जब डिजिटल करेंसी अपनी खुद की लॉन्च करेगी तो उसको वो लीगल टेंडर देगी। तो जैसे अभी आप पेटीएम से पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, हम किसी को नोट नहीं देते, मैंने अपने फोन से ट्रांसफर किया, किसी और के फोन में दिख जाता है कि आपको ये पैसा मिल गया, मेरा बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा। उसी तरीके से डिजिटल करेंसी अपडेट होगी, उसका एक वॉलेट बनेगा डिजिटल, एक बैंक अकाउंट में मेरे पास डिजिटल अमाउंट शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा कि मेरे पास इतना पैसा है। जैसे आप अभी गूगल पे में देखते हैं, अपने पेटीएम में बैलेंस देखते हैं, वो उस तरीके से आपके पास दिखेगा।
इसे डेवलप करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे अगर आप बात करें कि बेसिक लेवल पे काम होगा, तो वो डिजिटाइजेशन के साथ ही हो पाएगा। जितना डिजिटली वर्क हम डेवलपमेंट करेंगे हमारी कंट्री में, उतना बेहतर डिजिटाइजेशन होगा और ये डिजिटल यानी करेंसी तब यानी इफेक्टिव प्रतिष्ठा तरीके जी, से सामने पहले आ इस पे पाएगा। कानून बनेगा, लीगल टेंडर बनेगा, उसके बाद में इस पे जो है वो आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएगा। और यानी कि ये जो है वो आम लोगों तक पहुंचने में एक लंबी प्रक्रिया है। इसको समझने में, इसका इस्तेमाल करने में अभी काफी वक्त लगेगा। बिजनेस फैटर्निटी इसे ज्यादा जल्दी समझेगी, ज्यादा जल्दी ग्रैब करेगी, और वही जो है वो स्पेसिफिक फील्ड इसका ज्यादा इस्तेमाल कर पाएगा। बिल्कुल सर, अभी भी जैसे हम डिस्पैरिटी देखें कि बहुत जगह हम देखेंगे कि लोग हाथ में कैश रखना पसंद करते हैं, बैंक में डिपॉजिट नहीं करते। जी। फिर एक समय आया था जहां लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे, कैश में ट्रांजैक्शन कम हुआ। जैसे हम गवर्नमेंट का भी स्ट्रक्चर देखे, उन्हें कैशलेस ट्रांजैक्शन हटाया कि कैशलेस नहीं होगा तो हम सब ये आपको फायदा मिलेगा, डिजिटल पे गए। उसी तरीके से धीरे धीरे ये शिफ्ट होगा। मोबाइल यूजर्स, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का नॉलेज हमें बढ़ेगा, साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है लॉ का बैकअप, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं तो बहुत सारे साइबर फ्रॉड चल ही रहे हैं जहां लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है ऑनलाइन नेटवर्क, नेट बैंकिंग की, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। वहां पे जी। साइबर फ्रॉड की केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो पहले हमें साइबर रिलेटेड और इन सबसे रिलेटेड एजुकेशन और इंफॉर्मेशन डेवलप करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही ये बेसिक लेवल पे काम आ पाएगी। जी। और इसके साथ साथ ये भी जो है वो प्रतिष्ठा जी बताया गया कि इसी करेंसी पे जिसकी बात हो रही है, जो डिजिटल करेंसी है, इसमें घाटा होने पे भी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपके पास है ही नहीं फिजिकली। जी सर, देखिए गवर्नमेंट ने प्रावधान लेके आए कि जो आप किसी भी तरीके की वर्चुअल डिजिटल असेट को अगर आप ट्रांसफर करेंगे, 30% उस पर टैक्स लगेगा। ठीक, उसमें कोई खर्चा अगर आप जी। ले रहे हैं, और मैं यहाँ सिर्फ करेंसी की बात नहीं करी, किसी भी तरीके की वर्चुअल डिजिटल असेट की बात चल रही है कि मान लीजिए मुझे, क्योंकि अभी जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो बहुत वास्ट हो गया, एक्सपोजर बहुत बढ़ गया। तो मान लीजिए मुझे कोई डिजिटल पेंटिंग पसंद आ गई, एक जी। पेंटिंग मैंने खरीदी, मान लीजिए जैसे आपके पास लैपटॉप में एक वॉलपेपर है, मैंने ऑनलाइन ही अपने कंप्यूटर से पेंट का ऑप्शन यूज करके एक पेंटिंग बनाई और मैंने उसे बेचा, ऑनलाइन बेचा, किसी को वो पसंद आ गई, तो वो प्रिंट निकाल के मुझे नहीं देना है, मैंने वो ऑनलाइन बनाई है, मैं आपको शेयर कर दूंगी कि आप मुझे उसके 50 लाख रुपए दीजिए और आप अपने सिस्टम पे रखिए, ये आपकी हो गई। तो इस ठीक तरीके है। से वर्चुअल एसेट डेवलप हो रही हैं। उस वर्चुअल एसेट को भी अगर मैं बेच रही हूँ, उस पे लगेगा मुझे 30% टैक्स। अब उस वर्चुअल एसेट को लेने के लिए अगर मैंने कुछ खर्चा किया है तो मुझे वो खर्चा अलाउ नहीं है, और उस वर्चुअल जी। एसेट को लेने पे अगर मुझे कोई नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान भी मुझे सेट ऑफ नहीं मिलेगा कि मैं कितनी किसी और इनकम से उसे सेट ऑफ करके उस पर मुझे टैक्स ना पे करना पड़े, वो चीज भी नहीं होगी। सीधा तो सीधा ये इसके आपने लिए कोई प्रतिष्ठा वर्चुअल जी, एसेट ये जो ट्रांसफर की। तकनीकी आपने ये तकनीकी बिंदु आपने गिनाए हैं, चाहे डिजिटल जी सर। पेंटिंग का आपने चाहे एग्जांपल दिया हो, या फिर जो है वो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी का, आरबीआई जो डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है वो, इसके डिजिटल लिए क्या जी। बहुत जरूरी नहीं है कि पहले इसको लेकर एक एजुकेशन, एक सेमेस्टर लोगों तक पहुंचाया जाए, लोग इसे समझें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें? या फिर आपको लगता है बिल्कुल बतौर सीए कि अगर ये चीज आएगी तो लोग इसको जल्दी ग्रैब करेंगे, जल्दी समझ पाएंगे? जैसे कि आजकल मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं कि आप सब्जी की दुकान से लेके मूंगफली के ठेले तक जाएंगे तो उनके ठेले के ऊपर एक क्यूआर कोड रखा हुआ होता है। आप जाइए, सब्जी खरीदिए, बिल्कुल सर। अपने फोन को स्कैन करिए और वहां पे क्यूआर कोड से उनको आप पेमेंट कर दीजिए। इसकी एजुकेशन दी नहीं गई थी उन्हें, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे से जो है वो उन्होंने सीखा और सभी ने क्यूआर कोड रखना शुरू कर दिया, कम से कम महानगरों में। बिल्कुल सर, ये अभी जो टेक्नोलॉजी या हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करें, ये अभी अर्बन एंड मोस्ट अर्बन रिलेटेड है, क्योंकि हम अगर क्रिप्टो करेंसीज की भी बिल्कुल। बात करें तो जो एक अर्बन क्लास के लोग हैं और न्यू जनरेशन जो है, हम यूथ की बात करें, वो इसमें जनरली डील करें, और बहुत से हैं जिन्हें नॉलेज नहीं था। मेरे किसी रिश्तेदार ने या मेरे किसी जान पहचान वाले को उस चीज का नॉलेज था, मान लीजिए वो किसी आईआईटी आईआईएम से पढ़े हुए हैं या फॉरेन में हैं, उन्हें उस चीज के बारे में पता चला, 2008-2004 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में पता चला, उनने मुझे बताया कि ये ऐसी करेंसी, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, इसका रेट बहुत बढ़ रहा है, आगे जाके आपको फायदा होगा।
उसको लेके कहीं कोई नॉलेज नहीं है, कोई बुक नहीं छपी, कोई पॉइंट्स नहीं दिए गए हमें कि हम उन्हें पढ़ेंगे और ये एक तरीके का लॉ है और वो ऐसा ऐसा किया जाएगा। नहीं, बातें पता चली, जैसे आपने बोला कि सिखाया नहीं गया, आपस में तालमेल बिठा के वो सीख गए, बिकॉज वो जनरल गाइडलाइन हो गई है, एक नेचर हो गया है हमारा कि हमें क्यूआर कोड है, हमारे पास मोबाइल है, कौन पैसे देगा। अभी जैसे कोविड चल रहा था तो कैश में ट्रांजेक्शन ना किया जाए, कॉन्टैक्टलेस इकोनॉमी डेवलप करना है, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन करना है, तो इजी हो गया कि क्यूआर कोड से हमने कर दिया। इसलिए ये सारी चीजें डेवलप हुई और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का अभी मार्केट है जो अभी टैब्ड नहीं है, ये अनटैब्ड मार्केट है जिसमें बहुत से लोगों ने डील किया हुआ है, लेकिन उनको अभी टैप कर पाना मुश्किल है बिकॉज उसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई प्रॉपर चैनल नहीं है। तो अब इस बिल में, इस बजट सेशन में ये इंट्रोड्यूस किया गया कि ये जो ऑलरेडी करेंसीज चल रही हैं, क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, जो इनके ऊपर अभी लॉ नहीं है, जो टैब नहीं है। ठीक है प्रतिष्ठा जी, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल दर्शकों के पास चलते हैं। बजट पर हनुमान बेनीवाल ने वार किया है। आरएलपी संयोजक बेनीवाल ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बजट बहुत ही निराशाजनक है। बजट सुनने के बाद नींद आ जाएगी। किसी वर्ग को बजट से कोई राहत नहीं मिली है। बजट को 100 में से 10 में से 12 नंबर देता हूं। बेनीवाल, बजट निराशाजनक है, आंकड़ों का मायाजाल है। और मैं तो ये तो कहना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को नींद नहीं आती हो और ये बजट सुना दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी, जैसे लोरी सुनाते हैं। कई एमपीज को अंदर नींद आ गई थी इस बजट को सुन के। किसानों, जवानों और आम जन को कुछ भी नहीं दिया गया इस बजट के अंदर। बहुत बड़ी उम्मीद थी कि 5 राज्यों के चुनाव भी और कोरोना के अंदर जो देश ने खोया है उसके बाद हर वर्ग में ये बजट देश को आगे लेके जाएगा, हर एक भारत को नई गति देगा आर्थिक रूप से भी। लेकिन न तो किसी तरह के इनकम टैक्स के अंदर छूट दी गई जो आम आदमी उम्मीद कर रहा था, और नई स्थायी नौकरियों की इसके अंदर बात की गई। एमएसपी की बात जरूर की गई है, लेकिन एमएसपी पे अभी भी राइडर लगा हुआ, 25 क्विंटल से ज़्यादा खरीद नहीं होती एमएसपी पे। तो एमएसपी गारंटी का कानून बनने के बाद ही कोई किसानों का भला हो सकता है। और दूसरा, किसानों की आय दुगनी करने की बात हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया गया। मेरे हिसाब से ये बजट निराशाजनक था और ये तीसरा जो बजट था इस सरकार का, इसमें सबसे कमज़ोर और सबसे खराब बजट था। प्रतिष्ठा गुप्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से रुक करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रतिष्ठा जी। लगातार हमने जो है इस बजट के तकनीकी पहलुओं पर बात की। अगर बतौर सीए मैं आपसे समझना चाहूं, ये जो ओवरऑल कंक्लूजन है पूरे बजट का, और इसमें आम लोगों से अगर इस बजट को कनेक्ट करना चाहें, क्योंकि आम लोग इस बजट को सबसे ज्यादा समझना चाहते हैं, और जैसे कि अभी आपने सांसद हनुमान बेनीवाल की बाइट भी सुनी होगी कि आम लोगों के लिए इसमें क्या था इस बजट में, तो इसको बहुत सकारात्मक तरीके से देखना चाहें इस बजट को जो आम लोगों को फायदा पहुंचाए, तो बतौर सीए आप इस बजट को कैसे देखती हैं? ये बजट ना तो फायदे का बजट है ना घाटे का बजट है। ये मैं आम आदमी के हिसाब से सोचती हूँ जो एक पेन पेपर लेके बैठता है कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न में ये छूट मिलेगी, या ये सामान महंगा हो गया, ये सामान सस्ता हो गया, तो वो अपने घर की बजट बनाने लगता है। एक बजट जो 1 फरवरी को आता है वो अपने घर की बजट की भी शुरुआत इसी दिन कर देते हैं कि ये सामान महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, मुझे जब मार्च में अपना रिटर्न के लिए मेरा टीडीएस कटेगा तो मुझे हो सकता है छूट मिल जाए, तो मुझे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें ये किसी भी तरीके का आम व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में कोई भी अलग से लुभावन नहीं है कि कोई स्लैब कम किया गया हो या डिडक्शन दिए गए हो। 2-4 पॉइंट्स हैं जो चीज हुई है जो मैंने आपको बताया। एनपीएस के लिए है तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये अच्छी बात है कि उन्हें अब 14% के हिसाब से डिडक्शन मिल जाएगा। एक और चेंज आया, वो आया था पर्सन विद डिसेबिलिटी का। उस केस में भी जो पहले 1 लाख तक की लिमिट थी, अब जो उनके पेरेंट्स हैं वो उसे अपनी लाइफ ड्यूरेशन में जितनी एन्युटी का पेमेंट कर रहे हैं वो उसे क्लेम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो सरचार्ज था उसे कैप कर दिया गया। उसकी लिमिट अब 15% लगा दी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% लगेगा। एक पर्टिकुलर, अगर आपका 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो पहले जो 25% देना रहता था सरचार्ज, अब आपको वो सीधे 15% देना है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के लिए टैक्स रेट कम कर दिए गए हैं। जिनका टैक्स रेट पहले 18% होता था उन्हें अब 15% टैक्स रेट कर दिया है। तो ये छोटे छोटे प्रावधान चेंजेस किए गए हैं
जिसका मोटे मोटे बड़े लेवल पे जो एक आम आदमी है, सैलरीड पर्सन है या मिडिल क्लास फैमिली को देखा जाए, मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। ना ही कुछ ज्यादा महंगा हुआ, ना ही कुछ ज्यादा सस्ता हुआ, एक एवरेज बेसिक है जो बोलते हैं बिना घाटे और फायदे का सौदा। जी प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बजट को आसान भाषा में समझाने के लिए। बजट पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का बयान सामने आया। इस बजट को मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक नए विजन के साथ बजट पेश किया गया है। हर सेक्टर को ध्यान में रखा गया। इस बजट में विपक्ष का काम है आलोचना करना। और इस बजट में आप और हम सब लोग देखें तो इस ई क्लासेज में 12 चैनल की जगह 100 चैनल शुरू करने हो आने वाले समय में। चाहे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, 10 करोड़ तक की जिनकी ट्रांजैक्शन है, उन कोऑपरेटिव सोसाइटियों में टैक्स स्लैब में रिडक्शन उनको कम करना, संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए राज्यों को और मजबूत करना, ऐसे अनेक फैसले इस बजट में लिए गए जिसको देश इंतजार कर रहा था। किसानों के लिए, चाहे जैविक खेती के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को इंपोर्ट करना हो, खरीदने में टैक्स में कम कर टैक्सेस में छूट देनी हो, चाहे एमएसपी के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ी खरीद, चाहे गेहूं में हो, धान में हो, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा एक बजट मैं सोचता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।